नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फूड सेफ्टी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की फूड पॉइजनिंग और उसके रोकथाम के उपाय की 5वीं कड़ी में फूड पॉइजनिंग कितने तरह के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि क्या वाकई में सही तरीके से कुकिंग करने से फूड पॉइजनिंग नहीं होता है, क्या फूड पॉइजनिंग एक दूसरे से भी फैल सकता है, आलू राजमा से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है, क्या कैंड जूस सुरक्षित है। तो आइए इसी के साथ आज का फूड सेफ्टी ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। फूड सेफ्टी हजार्ड 3 तरह के होते हैं: फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और बायोलॉजिकल हजार्ड। इन तीनों हजार्ड का हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का तरीका एक दूसरे से अलग अलग होता है। फिजिकल हजार्ड के कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि मुंह, गला, आहार नली या पेट के किसी भी हिस्से को नुकसान हो सकता है। इस तरह का नुकसान खाना खाने के समय ही पता चल जाता है, जैसे कि दांतों का टूटना या मुंह से खून निकलना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फूड बॉर्न इलनेस की परिभाषा के अनुसार फिजिकल हजार्ड के द्वारा उत्पन्न इंजरी को फूड बॉर्न इलनेस नहीं माना गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार फूड बॉर्न इलनेस 2 तरह के होते हैं, पहला इन्फेक्शन, दूसरा इंटॉक्सिकेशन। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंटामिनेटेड खाना खाने के कारण फूड बॉर्न इन्फेक्शन होता है। फूड इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इंटेस्टाइन में ग्रो करता है और ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही रहता है। फूड इन्फेक्शंस का पता दूषित खाना खाने के 24 घंटे के बाद पता चलता है और इसमें बुखार आता है। इन्फेक्शन एक आदमी को दूसरे आदमी से फैलता है, यानी कि यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है। उदाहरण के लिए 1900 से 1960 के बीच में यूएसए के अंदर मेरी मेलन नाम की महिला, जो कि एक कुक थी, वो अपने कुकिंग टेन्योर में 51 लोगों को बीमार कर चुकी थी और जिससे 3 लोगों की मौत हो गया था। बाद में हुए इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उस महिला को बिना लक्षण की एक बीमारी थी जिसे टाइफाइड के नाम से जाना गया और उस महिला को लोग टाइफाइड मेरी के नाम से जानते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन होता है। सामान्य रूप से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड खाने के टेस्ट में कोई बदलाव नहीं होता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं और उसके स्मेल में भी कोई बदलाव नहीं होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार हर साल 60 करोड़ लोगों को फूड पॉइजनिंग होता है, जिसमें से 4,20,000 हर साल मरते हैं। ये डाटा रिपोर्टेड डाटा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डाटा होंगे जिसको रिपोर्ट नहीं किया होगा। लेकिन अभी ये 60 करोड़ लोग जिनको फूड पॉइजनिंग हुई है, अगर इनको देखने से, स्मेल करने से और टेस्ट करने से ही अगर पता हो जाता कि इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो जाहिर सी बात है ये लोग वो खाने को कंज्यूम नहीं करते। तो इसलिए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरीज में ही टेस्ट किया जा सकता है। इसको देख करके, टेस्ट करके और स्मेल से कभी भी पता नहीं किया जा सकता है। फूड बॉर्न इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है या किसी पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। पैरासाइट्स को हम लोग परजीवी के नाम से जानते हैं। साल्मोनेला के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसे टाइफाइड के नाम से जाना जाता है। ये एक बैक्टीरिया भी किसी को बीमार कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा पोल्ट्री और ड्राई फूड्स में पाए जाते हैं। सीडीसी के अनुसार अगर मरीज को सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो 10% मरीज की मौत हो जाती है। ई कोलाई के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें ब्लडी डायरिया और ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक्सट्रीम सिचुएशन में किडनी फेल होने की संभावना होती है, जिसके कारण पेशेंट की मौत भी हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा मीट, पोल्ट्री, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं। ये स्प्राउट में भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के कारण फूड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और नोरोवायरस के कारण
फूड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं। हेपेटाइटिस ए कंटामिनेटेड वाटर, सेलफिश और सलाद को खाने से होता है। यह लीवर को डैमेज करता है जिसके कारण जॉन्डिस हो सकता है। नोरो वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा तैयार किए गए खाने से नोरो वायरस इन्फेक्शन होता है। जियार्डिया और टेपवार्म एक पैरासाइट्स है जिसके कारण फूड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं। जियार्डिया कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और स्विमिंग पूल वाटर के द्वारा फैलता है। जियार्डिया इन्फेक्टेड पर्सन के हाथों के द्वारा बनाए गए खाने के द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। स्विमिंग पूल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर में उपलब्ध क्लोरीन के द्वारा जियार्डिया के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जियार्डिया सिर्फ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा ही पानी से हटाया जा सकता है। टेपवर्म पॉर्क और बीफ के इंटेस्टाइन में होता है। अंडरकुक्ड बीफ और पॉर्क के खाने से टेपवर्म इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टेड पर्सन के हाथों से एक दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा बनाए गए खाने के द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये दोनों पैरासाइट्स के अलावा बहुत सारे पैरासाइट्स से भी फूड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं। फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन खाने में उपस्थित टॉक्सिन के द्वारा होता है। यदि खाने में टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा हो तो इंटॉक्सिकेशन का असर खाना खाने के तुरंत बाद पता चल सकता है। दूसरी तरफ यदि क्वांटिटी बहुत ही कम हो और इसे फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया गया हो तो इसका असर बहुत दिनों के बाद पता चलता है। फूड इंटॉक्सिकेशन का असर खाना खाने के 1 मिनट से घंटा भर के भीतर पता चल जाता है। जिस तरह से फूड इन्फेक्शन में बुखार आता है, ठीक उसके विपरीत फूड इंटॉक्सिकेशन में बुखार नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फूड इन्फेक्शन होने के लिए जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है, जबकि इंटॉक्सिकेशन जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है, यह टॉक्सिन से होता है। हम लोगों ने फूड इन्फेक्शन में देखा कि इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है, जबकि फूड इंटॉक्सिकेशन एक दूसरे से नहीं फैलता है। फूड इंटॉक्सिकेशन हमारे शरीर में मल्टीप्लाई नहीं करता है और ना तो ये हमला करता है, जबकि फूड इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई करता है और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डैमेज भी करता है। फूड इंटॉक्सिकेशन 3 सोर्स के द्वारा हो सकता है: माइक्रोबियल इंटॉक्सिकेशन, केमिकल इंटॉक्सिकेशन और नेचुरल इंटॉक्सिकेशन। माइक्रोबियल इंटॉक्सिकेशन बैक्टीरिया या फंगस से हो सकता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जिसके कारण फूड इंटॉक्सिकेशन होता है। यह सामान्य रूप से हमारे स्किन, नाक, हथेली और मुंह के भीतर पाया जाता है। यह पुअर पर्सनल हाइजीन के द्वारा खाने में फैलता है, जैसे कि हाथों को नहीं धोना, रेडी टू ईट फूड टच करने से पहले ग्लव्स को नहीं पहनना इत्यादि। यह बैक्टीरिया कुकिंग प्रोसेस के समय मर जाता है, लेकिन इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉक्सिन के ऊपर कुकिंग का कोई असर नहीं होता है। यह सबसे ज़्यादा मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स तथा डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन का दूसरा उदाहरण बैसिलस है। यह 2 तरीके से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, या तो ये खाने में पहले से ही टॉक्सिन प्रोड्यूस कर चुका होता है या फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बैसिलस स्टार्ची फूड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, पास्ता इत्यादि। एडवर्स सिचुएशन जैसे कि लो मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर इत्यादि की स्थिति में बैक्टीरिया स्पोर के रूप में बदल जाता है, जो कि इस तरह के सिचुएशंस से इसे बचा करके रखता है। जैसे ही एडवर्स सिचुएशन में सुधार आता है, जैसे हाई मॉइस्चर्स का होना या फिर 5 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना, स्पोर्स बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है और बहुत तेज गति से मल्टीप्लाई करता है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कुकिंग के दौरान बैसिलस मर सकता है, लेकिन स्पोर और टॉक्सिन कभी भी नहीं मरता है, जिसके कारण कुक्ड फूड से भी फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बनी रहती है। क्लस्ट्रोडियम बैक्टीरिया से भी फूड इंटॉक्सिकेशन होता है। यह बैक्टीरिया ऑक्सीजन के कमी वाले स्थान पर ज़्यादा ग्रोथ करता है, जैसे कि
यदि सीलिंग से पहले कैंड फूड कंटामिनेट हो गया है तो कैंड फूड के अंदर ग्रोथ करता है। इसके टॉक्सिन की छोटी सी मात्रा भी पैरालिसिस कर सकता है। यह पैरालिसिस हमारे सांस की नली में भी हो सकता है, जिसके कारण मौत भी हो सकता है। टॉक्सिन का असर 4 से 8 घंटे में पता चल जाता है। इससे डबल विजन, मतलब हर चीज़ दो दो बार दो दो दिखना, ब्लड विजन, आई लिड्स में ड्रॉपिंग, बोलने में लड़खड़ाहट इत्यादि होता है। सीडीसी के अनुसार 1 साल से कम उम्र के बच्चे को कभी भी हनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्लस्ट्रोडिया से बीमारी होने की संभावना बनी रहती है और बच्चे की मौत भी हो सकता है। क्लस्ट्रोडिया के कारण कैंड जूस और टेट्रा पैक जूस पफ्ड हो जाता है, इसलिए इसे कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फूड इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। माइकोटॉक्सिन फंगाई के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यदि ड्राई ग्रोसरी जैसे पीनट, नट, मसाला, चावल, गेहूं इत्यादि को सही तापमान पे नहीं स्टोर किया गया है तो उसमें माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ यह ब्रेड में भी पाया जाता है। माइकोटॉक्सिन दूध और सेव में भी पाया जाता है। यदि माइकोटॉक्सिन कंटामिनेटेड फूड को, जैसे कि पीनट और कॉर्न को मवेशी के चारे में दिया जाए तो उस मवेशी के दूध में माइकोटॉक्सिन पाया जाता है। खाद्य सुरक्षा के पर्पज से फूड हैंडलिंग एरिया में क्लीनिंग केमिकल्स, पेंट, लुब्रिकेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, सैनिटाइजर इत्यादि जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि इन केमिकल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है या इसे सुरक्षित स्टोर नहीं किया गया है या इसके कंटेनर को मिसयूज किया गया है तो इसके कारण फूड इंटॉक्सिकेशन हो सकते हैं। हमेशा खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त फूड एडिटिव्स जैसे कलर, प्रिजर्वेटिव इत्यादि का ही इस्तेमाल खाद्य पदार्थ में करना चाहिए। वर्क सरफेसेस को क्लीनिंग केमिकल्स से सफाई करने के बाद उसे अच्छी तरह से रिंस करना चाहिए और सैनिटाइजर्स को हमेशा सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इन कारणों से भी फूड इंटॉक्सिकेशन हो सकते हैं। फूड प्रोडक्शन के समय किसी भी तरह का कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन कारण से भी फूड इंटॉक्सिकेशन हो सकते हैं। कुछ जीव प्राकृतिक रूप से टॉक्सिन बनाता है। यह टॉक्सिन से उस जीव को कोई खतरा नहीं होता है, परंतु यदि कोई ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम करता है तो उससे नुकसान हो सकता है। ग्राइनोटॉक्सिन प्राकृतिक रूप से कुछ हनी में पाए जाते हैं। यह टॉक्सिन रोडोडेंड्रन प्रजाति के प्लांट के नेक्टर में पाए जाते हैं। रेड किडनी बीन्स और किंकोटी बीन्स में फाइटोहेमोल्यूटानिन नाम का पॉइजनस केमिकल पाया जाता है। इसे हम आसानी से पानी में भिगो करके निकाल सकते हैं। कुछ फूड में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स नाम का केमिकल पाया जाता है। इसे जब पीसा या चबाया जाता है तो यह हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साइनाइड बहुत ही खतरनाक जहर होता है। इसका असर बहुत जल्दी होता है। यदि कोई 30 मिनट तक 200 से 500 ppm साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के कांटेक्ट में रहता है तो उसकी मौत भी हो सकता है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स बीटर एप्रिकॉट के सीड में, एप्पल सीड में, बम्बू शूट्स, कैसावा, फ्लैक्स सीड्स, पीच सीड्स, प्लम्स और चेरी के सीड में पाया जाता है। ग्लाइकोएल्कोलाइड्स आलू में पाया जाता है। सनलाइट के यूवी लाइट के कारण आलू में ग्लाइकोएल्कोलाइड्स उत्पन्न होते हैं। इसके साथ साथ डैमेज पोटैटो, जर्मिनेटेड पोटैटो और हरे आलू में पाया जाता है। यह पोटैटो के स्किन में सबसे ज़्यादा होता है। 100 ग्राम आलू के छिलके में यह 3 से 100 मिलीग्राम तक पाया जा सकता है, जबकि 100 ग्राम छिले हुए आलू में यह 0.1 से 4.5 मिलीग्राम तक पाया जा सकता है। मशरूम पॉइजनिंग कच्चे मशरूम और कुक्ड मशरूम खाने से भी हो सकता है। मशरूम पॉइजनिंग को टोड स्टूल के नाम से भी जाना जाता है। सेलफिश पॉइजनिंग सेलफिश के कारण होता है। ये सेलफिश कुछ प्लैंक्टोनिक अलगी को खाते हैं जिसके अंदर नेचुरल पॉइजन होता है और यह सेलफिश के बॉडी में जमा हो जाता है। आशा करता हूँ आज का फूड सेफ्टी ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग फूड पॉइजनिंग को कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।